नमस्कार साथियों, ये क्लास 2 है लेबर वेलफेयर पेपर कोड 55 का, जो कि एनटीए या जितने भी पीएसयू एग्जाम है उनके लिए क्लास 1 हो चुका है। तो आप वो देख लेना, मैं वो थंबनेल में भी डाल दूंगा। तो ये आज हम जो थ्योरीज हैं आज वो देखेंगे। जो अलग अलग एरा में अलग अलग थ्योरीज आई हैं मैनेजमेंट की। तो आप जैसे देख रहे हैं, पहली जो क्लासिकल थ्योरीज है या इसमें ये जब का पीरियड है जब ये मैनेजमेंट थ्योरी शुरू ही हुई, मतलब इनसे पहले जैसे तैसे काम चलता था मगर वर्ल्ड वार के समय फिर धीरे धीरे जो ये थिंकर्स आए, इन्होंने अपनी थ्योरीज दी और इसे धीरे धीरे डेवलप करा। तो इस पार्ट्स में हम क्लासिकल अप्रोच देखेंगे, इसके बाद फिर न्यू क्लासिकल अप्रोच जिसमें ह्यूमन रिलेशन आएंगे। बाद के जो मतलब पहले क्लासिकल जो थ्योरीज हैं इसमें इंसानों को एक तरफ से ट्रीट किया जाता था मशीन की तरह, उनमें ह्यूमन रिलेशन की बात ही नहीं होती थी। लेकिन बाद के फिर जो थिंकर आए उन्होंने इस पे थोड़ा ध्यान दिया और इसके बाद फिर मॉडर्न अप्रोच की जो थ्योरी आई इनको देखेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे आज क्लासिकल अप्रोच, और क्लासिकल अप्रोच में भी साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आज हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी देखते हैं। ये थ्योरी दी थी हमें एफ डब्ल्यू टेलर ने। अब ये जो एफ डब्ल्यू टेलर है, इनका नाम फ्रेडरिक विंस्लो टेलर था। ये एक अमेरिकन इंजीनियर थे, और अमेरिकन इंजीनियर तो थे मगर इन्होंने जो अपनी शुरुआत करी ये एक वर्कमैन कैटेगरी में शुरुआत करी। वर्कमैन में इन्होंने काम किया और अपने जीवन में इन्होंने बहुत ग्रोथ करी, बहुत तरक्की करी, प्रमोशन लेते गए। ये टैलेंटेड व्यक्ति भी थे, इसलिए इन्हें प्रमोशन मिली। तो जब ये नीचे से ऊपर ये काम करते करते गए, तो जो इनके एक्सपीरियंस हुए, जो अनुभव हुए, उसके आधार पर इन्होंने ये साइंटिफिक थ्योरी दी। अब इन्हें इसीलिए फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे कहते हैं, तो एफ डब्ल्यू टेलर को कहते हैं। अच्छा, इन्होंने फिर कुछ किताबें लिखी और कुछ जो इन्होंने पेपर्स लिखे, उन्होंने इसमें एक बात कही थी कि द इंजीनियर इज एन इकोनॉमिस्ट। क्योंकि ये खुद भी इंजीनियर थे तो इन्होंने पेपर लिखा, पेपर में इन्होंने बात लिखी। ये मैंने बात यहाँ नोट कर दी है कि हो सकता है ये कोट आ जाए कि ये किसने बोला है या किसने लिखा है। अच्छा, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी, तो एफ डब्ल्यू टेलर ने दी। लेकिन अगर इसमें पूछा जाए क्या क्या सिर्फ इनका ही योगदान था, तो ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे लोग थे जिनका योगदान था। उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो टर्म था साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये लुइस ब्रांडिस ने दिया था। तो आप इसे ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। टर्म दिया था लुइस ब्रांडिस ने, लेकिन जो थ्योरी है ये टेलर साहब की है। अच्छा, इनकी कुछ बुक्स हैं, ये बुक्स मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। हो सकता है अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आए तो ये बुक्स के बारे में पूछ ले। आप बुक्स देख लीजिए। पीस रेट सिस्टम, सॉफ्ट मैनेजमेंट, आर्ट्स ऑफ कटिंग मेटल्स और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके बाद आते हैं प्रिंसिपल जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के हैं वो क्या है। इन्होंने जो अपने जीवन में जितना भी काम करा, उस काम पे इन्होंने वर्कमैन को देखा, काम करते हुए लोगों को देखा। तो उस आधार पे इन्होंने अपनी स्टडी करी और उसके आधार पे इन्होंने अपने प्रिंसिपल दिए। तो इनका जो पहला प्रिंसिपल है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब ये रूल ऑफ थंब समझते हैं पहले, ये क्या है। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है, आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि कोई आपको ये कहता है कि आप सुबह उठिए 3:30 बजे और ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई कीजिए। अच्छी बात है, लेकिन आप कहते नहीं, मेरी बॉडी तो नहीं कहती कि भैया 3:30 बजे उठो, हम तो आराम से उठेंगे 8 बजे, और 8 बजे से आप मुझे पूरे दिन भर पढ़ा लो, मैं पढ़ लूंगा और प्रोडक्शन वही होगा, उसका रिजल्ट उतना ही होगा, मार्क्स मेरे वही आएंगे। तो हर व्यक्ति का अलग अप्रोच है। एक रूल थंब नहीं होना चाहिए कि सुबह 3:30 बजे ही उठो। तो इन्होंने कहा कि कोई रूल ऑफ थंब नहीं हो, उसकी जगह क्या हो, साइंस हो। इन्होंने मैनेजमेंट को, काम करने के तरीके को एक सिस्टम में बांटा और उसे साइंस बोला। तो काम सिस्टम में होगा, तरीके से होगा, ना कि रूल ऑफ थंब की तरह होगा। और इसी में इन्होंने एक वन बेस्ट वे दिया। मतलब अगर आपको कोई काम करना है, इन्होंने स्टडी करी कि कोई व्यक्ति मशीन को किस तरह चला रहा है, कोई व्यक्ति दूसरी तरह चला रहा है, किसी का प्रोडक्शन कम है, किसी का प्रोडक्शन ज्यादा है, कोई लेजीनेस दिखा रहा है, कोई बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो इन्होंने हर तरीके से काम को ऑब्जर्व करा और बोला एक बेस्ट, मतलब इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट करा
और उन्होंने बताया कि हर काम करने का एक बेस्ट तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि कुछ लोग वर्ड चलाते हैं, एमएस वर्ड चलाते हैं, एमएस एक्सेल चलाते हैं, तो उनको शॉर्टकट की नहीं पता। अगर उनको शॉर्टकट की नहीं पता तो टाइम लगेगा मैन्युअली करेंगे तो, लेकिन जिनको शॉर्टकट की पता है वो उसे बहुत अच्छे तरीके से कर देंगे। तो इसीलिए वन बेस्ट वे किसी को काम करने का एक अच्छा तरीका, ये वन बेस्ट वे है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वन बेस्ट वे किसने दिया या किसने बोला, तो ये टेलर साहब ने बोला था। इसके बाद जो इनका दूसरा प्रिंसिपल था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका सीधा सा मतलब है हार्मनी, मतलब आपस में लोगों में जो काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें हार्मनी होनी चाहिए, सौहार्द होना चाहिए, उनके आपस के रिलेशन अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कोई किसी को प्रेशराइज कर रहा है या गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है। अब उसके लिए उन्होंने क्या बोला, मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई लेबर है, ठीक है, अब आप उस लेबर को थोड़ा सा ट्रेन कर दीजिए। आप उसे थोड़ा ट्रेन कर देंगे, अगर उसमें टैलेंट है तो वो जो मशीन चलाने वाला काम है वो भी वो कर सकता है। तो इस तरह से ट्रेनिंग देके आप उसको एक तो इन्हांस कर रहे हैं, आप ऊपर लेके आ रहे हैं, और इससे कंपनी का भी फायदा होगा। किसी दिन अगर कोई जो कारीगर है जो मशीन चलाता है, अगर वो अब्सेंट है या छुट्टी में है, तो हो सकता है वो व्यक्ति उस दिन उस काम को संभाल ले। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं इसे नहीं सिखाऊंगा, मैं सिखा दूंगा तो ये मेरा काम ले लेगा, इस तरह से नहीं, हार्मनी बना के रखना है आपस में। ये एक इनका प्रिंसिपल था। एक इनका जो अगला प्रिंसिपल है वो क्या है, आपस में कोऑर्डिनेशन करना, कोऑपरेशन करना। ये नहीं कि इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल में क्या है कि आप इंडिविजुअल के बारे में ना सोचते हुए आपस में मिलके कोऑर्डिनेट करो। और कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, अगर मान लो कोई ऑफिसर है, कोई मैनेजर है, तो वो ऐसा नहीं सोचे कि भैया ये नीचे के जो लोग हैं, वर्कमैन कैटेगरी के लोग हैं, इन पे तो दिमाग ही नहीं है, मैं ही सारे फैसले लूं। नहीं, आप इनवाइट करो कि भैया अगर कुछ फैसला लेना है तो डिसीजन मेकिंग करनी है तो उनसे भी सजेशन लो, क्योंकि वो लोग उस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका भी एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो उनको छोटा ना समझे, मिलके कोऑपरेशन के साथ काम करे, ना कि इंडिविजुअल लेवल पे फैसला ले ले, ये सोचे कि मैं ही जो कर रहा हूँ वो सही है। तो इन्होंने ये भी बहुत अच्छी बात बोली। इसके बाद इन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क दिया कि आप हर व्यक्ति को उसके टैलेंट के आधार पे या उसके काम करने की जो उसकी क्षमता है उसके आधार पर आप उसे डिवाइड कर दें, कि पेंटिंग का काम ये करेगा, जो अगर किसी कोई माल ढो रहा है, ज्यादा वेट उठा रहा है, तो वो एक तरह के लोग करेंगे, मशीन चलाने वाले दूसरे तरीके के लोग करेंगे, कलर का काम और तरीके के लोग करेंगे। इसके लिए इन्होंने क्या करा, एक साइंटिफिक मेथड भी निकाला, जॉब डिजाइन करा, कि भैया अगर कोई पेंटर है तो पहले उससे पेंट करवा के देख लो। ऐसा नहीं आपने जॉब पे रख लिया और या किसी को भी पेंट करने को दे दिया, ठीक है। और उसका भी उन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि इतने समय में इस एरिया को पेंट करके और इस लेयर में पेंट करके दिखाइए, इस मशीन को पूरे दिन आप चलाओ, और जो एक स्टैंडर्ड सेट है कि इतने प्रोडक्शन यूनिट निकालना है, उतना वो प्रोडक्शन यूनिट निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है। तो इन्होंने एक साइंटिफिक मेथड की भी बात करी। और अपॉर्चुनिटी की बात ये करी है कि अगर आपके पास कोई पहले से ही वर्कर है और उस पे टैलेंट है, तो उसके हिसाब से भी आप उसको अपॉर्चुनेट करो, उसे काम दो, उसे प्रमोशन दो, क्योंकि इनको भी, इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत प्रमोशन लिए हैं। तो इन्होंने यहाँ पे भी इस बात का बहुत ध्यान रखा है। तो ये प्रिंसिपल्स थे इनके, चार प्रिंसिपल है मेनली। और अब आगे देखते हैं। अब है साइंटिफिक मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक जो इन्होंने दी है। ये टेक्निक इन्होंने जो भी इन्होंने काम करा उसके आधार पर ही इन्होंने डिसाइड करी है। तो पहली जो टेक्निक इन्होंने दी है वो है साइंटिफिक वर्क स्टडी। अब इन्होंने वर्क स्टडी में जितना भी इन्होंने खुद ने काम करा या जो भी इनका एक्सपीरियंस रहा उसके आधार पर इन्होंने स्टडी करी और ये टेक्निक्स दी है। तो जो साइंटिफिक वर्क स्टडी है इसमें मेनली चार स्टडी इन्होंने करी है। पहला है मोशन स्टडी। अब मोशन स्टडी में क्या था, इन्होंने कैमरे, मतलब कैमरा का इस्तेमाल करके इन्होंने मोशन स्टडी दी है। इसमें जो अनवांटेड मोशन है, अब अनवांटेड मोशन क्या होता है, देखिए कोई व्यक्ति मान लीजिए लेजी है, बहुत धीरे धीरे हाथ चला रहा है, हाथ को कभी पीछे लेके जा रहा है, बहुत ज्यादा पीछे लेके जा रहा है मशीन से, जो कि जिसकी जरूरत नहीं है। या कोई मशीन है, मशीन को आप हीट बहुत ज्यादा देर तक कर रहे हैं फिर स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी भी जरूरत नहीं है। तो इन्होंने हर तरीके के जो अनवांटेड मोशन है उसको कट करा। इन्होंने
फिर उस स्टडी में ये बताया कि देखिए मशीन को इतने समय चलाना है या इतनी देर तक चलाना है, ज़्यादा हीट नहीं करना है, या आप जब मशीन चला रहे हैं तो हाथ को बहुत पीछे ले जा रहे हैं, इतना पीछे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, या आप अगर बैठ के चला सकते हैं तो बैठ के चलाइए, खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, या जिस भी पोजीशन में चलाइए। तो इन्होंने पूरी स्टडी करके जो अनवांटेड मोशंस थे उनको एलिमिनेट कर दिया। अब दूसरा है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का भी मतलब यही है कि आप उस मशीन को सही तरीके से चला भी रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। अगर कोई मशीन है और 10 अलग अलग उसको कारीगर चला रहे हैं तो आपने देखा कि सबसे बेस्ट कारीगर कौन किस तरह से चला रहा है। तो आपने देखा कि देखिए ये बेस्ट तरीका है, इस तरीके से आप सब चलाइए ताकि जो परफॉर्मेंस हो वो बेहतर हो। तो उन्होंने मेथड का भी स्टडी करी कि हर व्यक्ति अच्छे से चलाए। टाइम स्टडी भी उन्होंने एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करा कि भैया एक व्यक्ति दिन में 6 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है और तीसरा व्यक्ति 15 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है। तो उन्होंने सबका एवरेज निकाल के देखा, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट करा कि कम से कम आप एक दिन में 10 यूनिट तो निकालो ही निकालो, ये एक स्टैंडर्ड है। तो इस तरह से उन्होंने टाइम भी स्टडी करा कि कौन ज्यादा टाइम ले रहा है, कौन कम ले रहा है। अब फटीग स्टडी, फटीग का मतलब वैसे भी होता है कि आदमी काम करते करते बोर हो जाता है या थक जाता है। तो अगर आप उसे थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे तो दोबारा जब वो काम करेगा तो पूरे पोटेंशियल के साथ काम करेगा। रेगुलर ज्यादा काम करते करते फिर उसका जो स्टेमिना है या जो कैपेसिटी है वो डाउन होती रहती है, इसलिए हम बीच बीच में थोड़ा सा उनको इंटरवल दे। तो ये भी इन्होंने बात करी। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात थी जो इन्होंने इसमें करी। इसके बाद जो इनका दूसरी टेक्निक थी वो थी डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने क्या करा कि घंटे के बजाय, पहले क्या होता था इनसे पहले कि घंटे आपने मतलब पूरे दिन भर काम करा, इतने घंटे 9 से 5 की जॉब करी, कितना कभी काम करा कोई असर नहीं पड़ता, आपको सैलरी मिल जाएगी, जाओ काम करो या मत करो। तो इन्होंने फिर ये देखा कि एक व्यक्ति तो बहुत ज्यादा काम कर रहा है और एक व्यक्ति तो काम चोरी कर रहा है। तो इन्होंने बोला ऐसा नहीं चलेगा। इन्होंने प्रोडक्शन के हिसाब से काम फिक्स कर दिया कि एक दिन में आपको 10 यूनिट तो निकालने ही निकालने हैं। अगर आपने 10 यूनिट निकाले तो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि हम आपको एक एग्जाम्पल के लिए 12 रुपए देंगे पर पीस के हिसाब से, और अगर 10 से कम निकाला तो फिर हम आपको 8 रुपए के हिसाब से ही देंगे। तो इन्होंने क्या करा, हाई सैलरी रेट और लो सैलरी रेट, जो जिस हिसाब से काम करेगा उसे उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। हाँ, अब बात करते हैं कि टेलर साहब ने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए अपने टेक्निक्स में, जहाँ पे मटेरियल का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि इसी स्टैंडर्ड का मटेरियल आना चाहिए, लो स्टैंडर्ड का नहीं आना चाहिए, क्या कुछ भी मत उठा के ले आओ। यही चीज उन्होंने मशीन के साथ भी करी कि मशीन भी एक ही स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। मेथड भी एक उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि इस तरह से मेथड से काम करेंगे सभी लोग, जिससे टाइम भी बचेगा और क्वालिटी भी अच्छी आएगी। वर्क कंडीशन में भी उन्होंने बोला कि भैया वर्क कंडीशन का भी एक अच्छा स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी कि गंदगी में ही कहीं भी काम करना शुरू करवा दो। इसके बाद उन्होंने जो चौथी टेक्निक दी है, उन्होंने उन्होंने चीजों को सिंपल रखने की बात करी है, सिंप्लीफिकेशन की बात करी है कि एक ही साइज की चीजें रखो। फॉर एग्जांपल अगर एक जूता है तो जूतों के साइज 7 8 9 10 इस तरह से रखो, ऐसा नहीं है 7.2 7.3 आपने बना दिया। इससे क्या होगा, बनाने में भी आसानी होगी और जब कस्टमर होंगे तो उनको भी आसानी होगी, मतलब हर जगह आसानी हो, इसके लिए उन्होंने सिंप्लीफिकेशन भी करा। अब आते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। इनमें वो क्या बात कर रहे हैं फंक्शनल फोरमैनशिप को इन्होंने दो कैटेगरी में बांट दिया, एक प्लानिंग एक प्रोडक्शन। और यहाँ पे भी इन्होंने चार चार कैटेगरी कर दी। मतलब एक रूट क्लर्क होगा प्लानिंग के अंदर। अब रूट क्लर्क क्या करेगा, ये लिख के देगा कि आज के दिन में क्या क्या काम होना है, कहाँ पे ये काम होना है। इसके बाद आएगा जो इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर होगा, ये कार्ड पकड़ा मतलब बना के दे देगा और उस कार्ड में ये लिखा रहेगा कि जो वर्क है उसका नेचर कैसा होगा, इस तरह से काम होंगे। और टाइम एंड कोस्ट कलर में क्या होगा कि जो कलर है वो टाइम भी देखेगा कि टाइम पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा, और कॉस्ट भी देखेगा कि मटेरियल की उसी कॉस्ट में काम, मतलब वो मटेरियल बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। और जो डिसिप्लिनियर है वो देखेगा कि डिसिप्लिन के साथ बिना किसी समस्या के साथ काम पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये प्लानिंग वाले लोग करेंगे। जबकि प्रोडक्शन वाले, इसमें आप देखिए गैंग बॉस है, स्पीड बॉस है, रिपेयर बॉस है और इंस्पेक्टर है। अभी गैंग बॉस क्या है, जो ये इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर के, ये अपना कार्ड जितने भी है इसको पकड़ा देगा गैंग बॉस को।
अब ये बॉस होगा गैंग का, तो ये देखिएगा किस तरह से काम हो रहा है। स्पीड बॉस ये देखेगा कि भाई उसी स्पीड से काम होता रहा है, ऐसा तो नहीं है बहुत धीरे काम हो रहा है। और जो रिपेयर बॉस है, रिपेयरिंग का देखेगा, अगर कुछ समस्या होगी तो उसे रिपेयर करेगा। और जो इंस्पेक्टर है वो उसको इंस्पेक्शन करता रहेगा कि भैया सारे काम सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये चीज आ सकती है, आपको एक क्वेश्चन दे दे और बता दे कि आप बता दो कि ये प्रोडक्शन से या प्लानिंग से, उसके चार ऑप्शन दे देंगे। प्लानिंग से पूछ लेगा तो उसमें एक प्रोडक्शन वाला घुसेड़ देगा। तो आप इसको इस तरह से याद कर लो कि देखो प्रोडक्शन जो होता है ना, जहाँ पे भी प्रोडक्शन होता है मान लो, तो वो सारे बॉस होते हैं। यहाँ पे देखो सारे बॉस हैं, है ना। प्रोडक्शन की फील्ड में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो तो भैया बॉस है ना, वो तो बोलेंगे कि हम ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्लानिंग व्लानिंग क्या होता है, हम ही मतलब माल निकाल रहे हैं तो अपने आपको बॉस समझते हैं। तो इस तरह से समझ लेना, जो प्रोडक्शन वाले हैं वो सारे बॉस होंगे, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और एक इंस्पेक्टर याद रख लेना। बाकी के जितने वो सारे प्लानिंग में होंगे। तो कोई भी एक याद करने से आपको याद हो जाएगा। और मेंटल रिवोल्यूशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि भैया किसी पे ज्यादा प्रेशराइज मत करो। अगर वो टैलेंटेड है तो उसे ट्रेन करो, ऐसा मत सोच बोलो कि वो छोटा है तो हम उसे यह काम नहीं सिखाएंगे। अगर उस पर टैलेंट है उसे काम भी सिखाओ, ट्रेनिंग भी दो, किसी तरह से प्रेशराइज मत करो। तो ये मेंटल रिवोल्यूशन है। इसके बाद आता है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म टेलर साहब का हुआ, बिल्कुल हुआ। इन पे तो यूनियन ने, उस समय की यूनियन ने केस भी कर दिया, क्योंकि इन्होंने क्या दिया था, पीस रे सिस्टम। उसके हिसाब से क्या भैया जितना पीस बनाओ उतना आप पैसा ले जाओ। लेकिन एक एज के आने के बाद, मतलब आदमी की जब उम्र हो जाती है तो वो उस इफिशियंसी से तो काम नहीं कर पाएगा। तो जब उम्र ज्यादा हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो पैसे उससे कम मिलने लगेंगे। लेकिन करंट में क्या होता है, जब आपकी एज हो जाती है, एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपकी सैलरी बढ़ती है। लेकिन इनके केस में तो उल्टा हो रहा है। और इन्होंने इंसान को एक मशीन की तरह ट्रीट कर लिया कि काम करो तो पैसे मिलेंगे, काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये एक इनका क्रिटिसाइज था। लेकिन फिर भी अगर आप इनको कंक्लूड करें या कंक्लूजन देखें, तो इनकी बहुत सारी स्टडीज जो भी हैं ये आज भी चल रही हैं। और ये पीस रे सिस्टम तो है, बहुत जगह चल ही रहा है, साइंटिफिक मेथड भी चल रहा है। तो क्रिटिसाइज के बाद भी इनका जो काम है वो काफी उल्लेखनीय है और योगदान है। तो फिलहाल हम इस काम को यहीं तक रखते हैं, इस क्लास को, और फिर इसके बाद हम क्लास 3 में देखेंगे।